बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था भारतीय संविधान का निर्माण। ये भारतीय संविधान के निर्माण का आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि किस प्रकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब भारतीय संविधान सभा के गठन के पश्चात जो है ये संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जिस संविधान सभा का गठन जो है ये संविधान के निर्माण के लिए हुआ, उस संविधान सभा ने अपना कामकाज करना शुरू किया। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भी अपना क्लास वहीं से। सबसे पहली घटना होती है 9 दिसंबर 1946 को। बोलना चाहूँगा यही कि आप लोग अपने अपने नोटबुक और पेन को ओपन कर लीजिए, और जो लोग पहली बार आज इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। मैं साथ साथ में नोट्स भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ की डिमांड बहुत लोग करते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासरूम सोचकर पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए 9 दिसंबर 1946 को इस दिन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी ये नई दिल्ली में काउंसिल भवन के काउंसिल जो था इसके पुस्तकालय भवन में होती है, ठीक है। प्रथम बैठक तो यहाँ महत्वपूर्ण, ये काउंसिल का पुस्तकालय भवन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में संविधान सभा की कार्रवाई के संचालन के लिए जो उस समय सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, सबसे वयस्क सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनका चयन जो है ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में होता है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, मुस्लिम लीग जो थी ये पाकिस्तान के लिए, है ना, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग करने लगती है और उसने इस बैठक का बहिष्कार किया। यानी पृथक पाकिस्तान की संविधान सभा को लेकर मुस्लिम लीग ने ये जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, इसका बहिष्कार किया था। अब आप लोग कॉपी खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। पेज के बीच में आप लिखिए, पॉइंट बनाइए 9 दिसंबर 1946, अंडरलाइन डैश कर लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के काउंसिल के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुई। आपको अगर लिखने में असुविधा हो रही है तो वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चयन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की संविधान सभा की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया। तो ये हो गई 9 दिसंबर की घटनाएं। अब 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर एक दिन छोड़ दीजिए, 11 दिसंबर को संविधान सभा की फिर से दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन पहले सुन लीजिए फिर लिखेंगे। इस दिन होते हैं कि संविधान सभा के लिए स्थायी सदस्य का चुनाव किया जाता है और संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है कि संवैधानिक सलाहकार के पद पर भी नियुक्ति होती है और संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त होते हैं BN राव। और कभी कभी अध्यक्ष के साथ साथ पूछ लेता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए 11 दिसंबर 1946, अंडरलाइन डैश कीजिए, उसके नीचे में पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट लिखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, संवैधानिक सलाहकार के पद पर BN राव की नियुक्ति की गई। तीसरा पॉइंट लिखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, डैश दीजिए, HC मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने HC मुखर्जी। तो ये हो गया 11 दिसंबर की घटना। 11 दिसंबर के बाद एक दिन और छोड़ दीजिए 12 दिसंबर, और
13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। लगातार है, जैसे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, बीच में एक दिन का गैप है, आराम से याद रख सकते हैं। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें भारतीय संविधान की भावी रूपरेखा थी। जैसे ही पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी क्षण से संविधान सभा की कार्यवाही जो है ये प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो थे ये इतने महत्वपूर्ण थे कि इसी के आधार पर पूरे भारतीय संविधान की भावी रूपरेखा निर्धारित हो रही थी। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय नेता थे के.एम. मुंशी। उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा। तो यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब लिखिए, आप लोग डेट डालिए 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस तरह से आप अंडरलाइन डैश करके पॉइंट बनाइए, नीचे में लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा इसी के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। दूसरा पॉइंट लिखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। तीसरा पॉइंट लिखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के महत्व को ध्यान में रखते हुए के.एम. मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा। क्या कहा? जन्म कुंडली कहा। यह प्रश्न आपको पूछता है कि संविधान की जन्म कुंडली किसे कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? तो ये कहा के.एम. मुंशी ने। क्लियर हो गया? अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न भागों, जैसे संघ का प्रारूप कैसा होगा, राज्य का प्रारूप कैसे होगा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, जितने भी संविधान के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने अलग अलग 13 प्रकार की समितियों का गठन किया। ठीक है, यानी कि संविधान निर्माण जब प्रारंभ हो गया तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया, जिनको अलग अलग भागों पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ठीक है, पॉइंट लिखिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने 13 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया, जो इस प्रकार हैं। आप डैश दे दीजिए। अब हम लोग देखेंगे ये जो 13 महत्वपूर्ण समितियां हैं ये कौन कौन सी हैं। तो ये जो समितियां हैं, समितियों को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे समितियों से प्रश्न कैसे आते हैं। समितियों से दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो सीधा प्रश्न आएगा, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वगैरह वगैरह आ जाते हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है कि एक कॉलम ए दे देगा, एक कॉलम बी दे देगा, एक साइड में 4 समितियां होंगी, एक साइड में 4 अध्यक्ष होंगे और मिलान करने के लिए देगा, है ना। तो सही मिलान करने के लिए, तो 2 तरह के प्रश्न हो गए। तो हम लोग समितियों को देख लेते हैं और उनके अध्यक्षों को देख लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, सभी समितियां महत्वपूर्ण नहीं है, जो अति महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण है उनको मैं टिक कर दूंगा, कम से कम उतना आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कॉलम बना लीजिए, एक साइड समिति, एक साइड अध्यक्ष। वीडियो को थोड़ी देर रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट्स में इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार चर्चा कर देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। पहली समिति थी नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति महत्वपूर्ण है और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति है संघ संविधान समिति,
जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक चीज कॉमन है, जहां जहां संघ आ रहा है वहां वहां अध्यक्ष हो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहीं राज्य में भी होंगे ये, लेकिन संघ जहां होगा वहां पर पंडित नेहरू होंगे ही। चौथे नंबर में आते हैं प्रांतीय संविधान समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही राज्यों का एकीकरण किया था, इसलिए कॉन्सेप्ट ऐसे आप बना सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। ठीक है, इसके बाद संचालन समिति, संचालन समिति भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे महत्वपूर्ण समिति है ये प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के बारे हम लोग अलग से फिर बात करेंगे। इसके बाद झंडा समिति, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसके नीचे की समितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार फटाफट से मैं पढ़ देता हूं। राज्य समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष S वारदाचार्यार। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। और संविधान समीक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष MN वेंकट चोलैया। तो ये हो गई प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, यहाँ प्रारूप समिति जो है, इस प्रारूप समिति के बारे में जानेंगे और भारतीय संविधान के निर्माण की जो बाकी प्रक्रियाएं बची हुई है, शेष प्रक्रियाएं, उनको समाप्त करके भारतीय संविधान को जो है ये लागू होने तक की घटनाओं को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग लंबा हो जाता है तो आप लोग स्किप कर देते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए वीडियो को छोटा छोटा रख रहा हूं, ताकि आप लोग जो चीज़ पढ़ें, ठोस पढ़ें और उसको समझते चलें और उन चीज़ों को दिमाग में बैठाते हुए चले, ताकि आप जो है परीक्षाओं में जब इनसे प्रश्न आए तो आपको जो है ये अच्छे अंक प्राप्त हों। अगर हड़बड़ में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे तो चीज़ें जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, ठीक से याद नहीं होंगी और हम अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।